अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की हमारी इस हिंदी की कक्षा में हम रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि परीक्षा के पहले की तैयारी करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम कोई भी पाठ पढ़ेंगे नहीं, परंतु हम पाठों को फिर एक बार देखेंगे कि उसकी कहानियाँ क्या है, प्रश्न उत्तर कैसे हैं, और हम आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम्स के यानी कि परीक्षा के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और इसके बाद हम आपको जूम मीटिंग में यानी कि हमारे जूम लेक्चर में आपको हम क्वेश्चन आंसर के द्वारा बताएंगे कि परीक्षा कैसे होगी और आपको किस तरीके से परीक्षा के लिए पढ़ना है। तो बच्चों, आज जब हम आपको कहानियाँ फिर एक बार दोहराएंगे, समझाएंगे, आपको वह ध्यान से सुननी है। उसके बाद आप फिर इन कहानियों को, प्रश्न उत्तरों को पढ़कर तैयारी कर लेंगे। जब हमारा जूम सेशन होगा तो आप हमें उन प्रश्नों के जवाब देंगे जो हम आपको पूछ रहे हैं। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा और आपको सारी कहानियाँ उस वक्त तक पता होनी चाहिए। और आपका होमवर्क यानी कि नोटबुक और टेक्स्ट बुक वर्क भी कंप्लीट होना चाहिए। तो बच्चों, आइए हम हमारी रिवीजन की शुरुआत करते हैं। यह आपकी हिंदी मधुबल सरल हिंदी पाठमाला 5 है, जो आपकी किताब है। आपको यह किताब अपने पास रखनी है जब हम रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों, इसे आपको खोलना है और आपको इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है टर्म 1 पोर्शन। आइए एक और बार टर्म 1 पोर्शन को रिपीट करते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। आपके टर्म 1 पोर्शन में इंक्लूडेड है 3 चैप्टर्स, यानी कि उसमें 2 चैप्टर्स हैं और एक कविता है। सबसे पहले जो हमारे टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए पोर्शन में हमारा चैप्टर है वो है गरम जामुन। यह एक लोक कथा है जो आपको अर्शिया मैम ने पढ़ाई है। उसके बाद कल्लू मियाँ, ये कहानी भी आपने सुनी है और इसके प्रश्न उत्तर भी आपने लिख लिए हैं। ग्रामर यानी कि व्याकरण बोध भी आपने देख लिया है। और उसके बाद है एक कविता जिसका नाम है घर प्यारा, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में 5वें क्रमांक पर है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया है और प्रश्न उत्तर भी दिए हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका टर्म 1 पोर्शन कंप्लीट होता है। आपके टर्म 1 पोर्शन में ये 3 पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो बच्चों, हमारी सबसे पहली कहानी है गरम जामुन। आपने यह पार्ट पहले भी पढ़ा होगा, तो आइए देखते हैं आसान तरीके से कि इसकी कहानी क्या थी। बच्चों, यह कहानी तमिलनाडु की एक मशहूर कवयित्री के बारे में थी जिसका नाम था ओवैयार। अब वह कवयित्री जो है बहुत ही मशहूर थी, और मशहूर भी किस वजह से थी? वह मशहूर थी अपनी विद्वत्ता की, यानी कि इंटेलिजेंस के कारण, कि वह बहुत बड़े बड़े विद्वान भी यानी कि बहुत बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि हैं या फिर बहुत ही होशियार है, ऐसे लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे कि वह बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत चतुर थी और बहुत कुशाग्र बुद्धि थी। तो ऐसी कवयित्री के बारे में हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जिनका नाम ओवैयार था वह तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी कवयित्री थी। उनका सभी बहुत सम्मान करते थे और बड़े बड़े विद्वान भी उनकी कविताओं से मंत्रमुग्ध हो जाते थे, कविताओं में खो जाते थे। इतनी अच्छी कविता की रचनाएं वह करती थी। ओवैयार बड़े बड़े राज दरबार में होने वाले कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी, क्योंकि वह बहुत ही विद्वान थी। और ओवैयार जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करते थे या फिर उनको प्रणाम करते थे। छोटे छोटे तो ठीक है, बड़े बड़े भी लोग जब ओवैयार को देखते तो उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। आपको पता है, जब आप आपसे बड़े या फिर प्रतिष्ठा में बड़े लोगों को देखते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, उन्हें जाने देना चाहिए। ये एक आदर सूचक कार्य होता है। तो बच्चों, इसी तरीके की बहुत ही विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति ओवैयार थी। अब क्या हुआ, एक दिन दोपहर के समय ओवैयार बाजार की तरफ जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी उसी सड़क के बाजू में उनकी नज़र गई और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दोनों ही तरफ बड़े बड़े जामुनों के पेड़ है, पर उन पेड़ों पर क्या है? काले रसदार जामुन लगे हुए हैं। बहुत सारे जामुन उन पेड़ों पर लदे हुए थे। अब ओवैयार के मुंह में पानी आ गया, लेकिन जामुन के सभी पेड़ जो थे वो बहुत ही ऊंचे थे। अब यह समस्या थी कि वह जामुन तोड़े तो तोड़े कैसे, क्योंकि
वृद्धावस्था में ओवैयार वृद्ध थी, यानी कि वह आयु में बड़ी थी, वृद्ध थी, बूढ़ी थी। अब उनको इस अवस्था में यानी कि इस बुढ़ापे में बालकों की तरह, बच्चों की तरह पेड़ पर कूद कर चढ़ जाना उनके लिए नामुमकिन था। पर आसपास देखने लगी कि कोई बच्चा दिखे या फिर कोई दिखे तो उनकी मदद से वह जामुन तोड़ ले। अब तभी ओवियार की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। वहाँ एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। उन सारे पेड़ों में से एक पेड़ पर ओवैयार की नज़र गई। वहाँ पर चरवाहे का बेटा यानी कि कौन हुआ, जो भेड़ बकरियों को चराता है, वह बेटा जामुन खा रहा था। अब बालक ने ओवैयार को देखा तो झट से उसे प्रणाम करके कहा कि मौसी, बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो कुछ तुम्हारे लिए गिरा दूँ। अब यहाँ पे बहुत ही आदर से प्रणाम करके वह बालक ने ओवैयार को जामुन तोड़ने में मदद करने की बात कही। अब ओवैयार के मन की मुराद पूरी हो गई। अब ओवैयार तो यही चाहती थी कि कोई उन्हें जामुन तोड़कर दे दे, वह तो यही चाहती थी। उसने कहा, बेटा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। अब ओवैयार ने भी अपनी जो ख्वाहिश थी वो जाहिर कर दी। बालक ने पूछा, मौसी, गिराने को तो अभी गिरा दूँ, लेकिन कौन से जामुन खाना पसंद करोगी, गरम या ठंडे? यह सुनकर ओवैयार का सिर चकरा गया। उन्होंने अब बड़े बड़े विद्वानों को तर्क वितर्क में परास्त किया था, या फिर उन्होंने बातों में बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था, पर इस बच्चे की यह बात सुनकर उनका सर चकरा गया। बहुत सी पोथियाँ पढ़ी थी, बहुत सी किताबें पढ़ी थी, बहुत सारा ज्ञान उन्हें था, परंतु यानी कि लेकिन अभी तक जामुनों के ठंडे या गर्म होने की बात उन्होंने कभी भी नहीं सुनी थी। उसे सोच में पड़ा देखकर बालक फिर कहने लगा। अब वह कवियत्री जब सोच में पड़ गई, ओवैयार सोच में पड़ गई, तो बालक उनको देखकर फिर से कहने लगा, बोलो मौसी, कौन से जामुन गिराऊं? अब यहाँ आप देख रहे हैं बालक है और ओवैयार है। ओवैयार ने कहा, बेटा, मुझ बूढ़ी से हंसी करता है क्या? तुम मुझ बूढ़ी से मजाक करते हो? भला जामुन भी कभी गर्म और ठंडे होते हैं? तो बालक ने कहा, अरे मौसी, कैसी बात करती हो, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि तुमसे हंसी करूं। बालक ने कहा कि अरे मौसी, आप कैसी बात करती है, मेरी इतनी हिम्मत कि आपसे मजाक करूं? मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ दोनों तरह के जामुन हैं, बताओ कौन से गिराओ? ओवैयार बालक की बात पर विचार करने लगी। वह सोचने लगी कि इस बात का क्या उत्तर दे। क्या वह कह दे कि गरम जामुन गिराओ, पर जामुन तो गरम होते ही नहीं। कौन जाने उसकी इस बात पर बालक उसकी और भी हंसी उड़ाए। तो अब वह थी बहुत विद्वान, परंतु बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दे। अगर हाँ कहूँ तो बच्चा मजाक उड़ाएगा कि गरम थोड़ी, जामुन तो गरम होते ही नहीं है। अगर ना करूँ तो शायद यह सोचेगा कि मुझे तो कोई बात का ज्ञान ही नहीं है कि जामुन गरम भी होते हैं। तो अब दोनों में से कौन सी बात कहे जिससे उस पर हंसी ना उड़े और वह अज्ञानी साबित ना हो? बालक ने फिर कहा, मौसी, तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो, अपनी कविताओं से छोटे बड़े सबके मन में आनंद का रस घोल देती हो। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रही हो। सोचते सोचते ओवैयार तंग आ गई थी। उसने कहा, भाई, तू नहीं मानेगा, चल कुछ गरम जामुन गिरा दे। मैं आज तक ठंडे जामुन ही खाए हैं मैंने, अब देखो कि गरम जामुन कैसे होते हैं। बालक ने हंसते हुए पेड़ की एक डाली को जोर जोर से हिला दिया। काले काले रसदार जामुन पेड़ से नीचे गिर गए और धूल में सन गए। ओवैयार एक एक जामुन को उठाकर बड़े प्रेम से फूंक फूंक कर खाने लगी। यह देखकर बालक हंस पड़ा। फिर बोला, कहो मौसी, गरम जामुन कैसे लगे? ओवैयार ने जामुन का रस चूसते हुए कहा, बेटा, जामुन तो ठंडे ही है। बालक ने कहा, कैसी बात कर रही हो मौसी, यदि जामुन गरम नहीं है तो फिर तुम्हें उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो? अब यह बात तो बिल्कुल सही है, अगर जामुन गरम नहीं है तो उन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हो? ओवैयार सन्न रह गई। इस बात का वह क्या उत्तर देती? एक चरवाहे के बालक ने अपने वाक चातुर्य से उसे हरा दिया था। वह कुछ लज्जित सी हो गई। बिल्कुल, ओवैयार तो इतनी विद्वान होने के बावजूद यह बात सोच ही नहीं पाई कि गर्म चीज़ को फूंक फूंक कर खाते हैं और जामुन जब गिरेंगे तो वह भी उसे फूंक फूंक कर खाएगी, इसीलिए बच्चा उसे गरम जामुन कह रहा है।
तभी बालक नीचे उतर आया। ओवैयार ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सचमुच जामुन गर्म ही है, तभी तो मैं इन्हें फूंक फूंक कर खा रही हूँ। दोनों साथ साथ हंस पड़े और हंसते हंसते ही अपने अपने घर चले गए। बच्चों, यह तमिलनाडु की एक लोक कथा है। लोगों की एक से दूसरे तक को सुनाई जाने वाली या फिर लोगों से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने वाली कथा। तो बच्चों, आपने इस कहानी को देखा। अब उम्मीद है कि आपने इसे समझ लिया होगा। बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम आपको कहते हैं कि इसे लर्न करो या फिर लिख लो, तो आपको उसको सही से याद करना है। अब जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये गूगल फॉर्म का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो बच्चों, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सभी चीज़ों को सही से पढ़ना है। आपको कहानी के किसी भी लाइन से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है और उस तरीके से ही आपको पूरी कहानी याद करनी है। शब्दार्थ भी आपको पूरी तरीके से याद करने हैं। हो सकता है शब्दार्थ भी आपके एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप शब्दार्थ? सम्मान, आदर। सम्मान का मतलब आदर थे, उस शब्द का अर्थ आदर थे, आदर है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे 2 मुहावरे दिए गए हैं, मुंह में पानी आना, ललचा जाना, और सन्न रह जाना, एकदम चुप हो जाना। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इनमें से कोई भी एक आए तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों, इसी तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर भी कहे गए थे और लिखने के लिए भी दिए गए थे। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े बड़े विद्वान ओवैयार का सम्मान क्यों करते थे। हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन आए कि बड़े बड़े विद्वान ओवैयार का सम्मान उनकी डैश के कारण करते थे, और आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिले, पर आपको जवाब किस तरीके से तलाशना है? विद्वत्ता के कारण। इसलिए आपको पूरी कहानी पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर्स भी आप लर्न करेंगे, हो सकता है उसी में से कुछ क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वहाँ कुछ भी टाइप नहीं करना है। आपको सही जवाब 4 ऑप्शन से चुनना है। जैसे यहाँ है, ओवैयार डैश में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी। कहाँ होने वाली? राज दरबार में। काले काले डैश जामुन देखकर ओवैयार के मुंह में पानी आ गया। काले काले रसदार। 4 ऑप्शन से आपको रसदार चुनकर लिखना है, इसीलिए आपको ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, विपरीतार्थक शब्द जो है, हो सकता है आपको विपरीतार्थक शब्द जोड़ियाँ लगाओ इस रूप में भी आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शब्द का क्या विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रेम का घृणा, हंसना रोना, बुद्धिमान मूर्ख, उत्तर प्रश्न। सम्मान का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? अपमान, हारना जीतना, ऊंचे नीचे, देश और विदेश। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। हो सकता है ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आए। सभी पेड़ों पर जामुन लदे हुए थे। कहाँ जामुन लदे हुए थे? पेड़ों पर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उसका बहुवचन रूप यहाँ लिखना है। तो पेड़ का बना पेड़ों पर। हमारे गांव में, यहाँ है साधु, तो उसका बहुवचन बना साधुओं की मंडली आई थी। दूसरा है हाथियों, यहाँ पर हाथी है, हाथियों का झुंड तालाब में खूब नहाया। पौधे लगाना डैश का काम था, तो माली है तो मालियों का काम था। अब यहाँ पे भी देखिए जोड़े बनाए हुए हैं, आपको भी आपके पेपर में जोड़े बनाओ ऐसे सवाल आ सकते हैं। कवि, कवियत्री, बुद्धिमान, बुद्धिमती, ये आपको लिंग बदलों में आ सकता है। बालक, बालिका, विद्वान, विदुषी, बेटा, बेटी, मौसा, मौसी। ठीक है, अब बच्चों आपको ये भी पता है संज्ञा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरीके से आपके संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसी भी इंसान का नाम, चीज़ों का नाम। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होते हैं कॉमन नाउन, जो पूरी शब्दों की जाति का बोध कराते हैं, जैसे कि आदमी, शहर, पशु, पक्षी, बच्चा आदि।
भाववाचक संज्ञा जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, ये क्या होते हैं, किसी भी भाव का नाम होते हैं। गुण या दोष, अवस्था, स्वभाव इत्यादि भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक शब्द होते हैं। जैसे हंसी, बचपन, उदासी। तो हो सकता है आपको ऐसे भी आए कि यह शब्द कौन से संज्ञा के कौन से भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो आपको इसे भी सही से पढ़ना है। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ खत्म होता है। आइए हम देखते हैं अगली कहानी में क्या कहा गया है। बच्चों, हमारी अगली कहानी है कल्लू मियाँ। इस कहानी में आपने एक हाथी की कहानी पढ़ी थी। तो जो हाथी बहकर हशमत के पास आया था और आपने पढ़ा था कि दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे का साथ निभाया और किस तरीके से उस हाथी को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो आइए हम इस कहानी को फिर एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है। जब आपको एग्ज़ाम में इस कहानी के प्रश्न उत्तर आएंगे तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो हमारा ये पाठ जो है इस पाठ्य पुस्तिका में चौथा है, जिसका नाम है कल्लू मियाँ। उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, पूरा केरल राज्य बाढ़ की चपेट में था। अब यहाँ पे आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है, पूरा डैश राज्य बाढ़ की चपेट में था। आसाम राज्य, महाराष्ट्र राज्य, या फिर आप गुजरात राज्य या केरल राज्य। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको छोटी छोटे शब्दों को या फिर महत्वपूर्ण शब्दों को किस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स आप कहानी की याद रखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं केरल राज्य। कल्लू मियाँ चैप्टर में आपको केरल राज्य बाढ़ की चपेट में आ गया था। तो आपको सही जवाब के लिए आपको कहानी बहुत ध्यान से पढ़नी है और पूरी तरीके से समझनी है। हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे। सवाल ये भी हो सकता है कि किस डैश की झोपड़ी बह गई थी। किसकी झोपड़ी बह गई थी? ओवीआर की झोपड़ी बह गई थी, या फिर कल्लू मियाँ की झोपड़ी बह गई थी, या फिर आपको कोई भी नाम, रोहन की झोपड़ी बह गई थी, हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई थी। तो आपको वह नाम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। वे अपनी पत्नी के साथ पेड़ की एक मोटी डाल पर चिपके हुए थे और चारों तरफ पानी ही पानी था। ये तब की बात है जब केरल राज्य में बाढ़ आ गई थी। तो क्या हुआ था, सभी के घर बह गए थे। तो इसी तरीके से हशमत मियाँ की एक जो झोपड़ी थी वे भी बह गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ उस पानी के बहाव से बहे जा रहे थे और एक मोटी डाल से चिपके हुए थे सहारे के लिए। चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी दूर से काला काला कुछ बहता हुआ पेड़ के नीचे आकर रुक गया। पेड़ हिला और भी पेड़ के मोटे और कोई और भी पेड़ के मोटे तने से चिपक रहा था। अब यह दोनों क्या थे, पेड़ की डाली से चिपके हुए थे, परंतु कोई और भी उस पेड़ को पकड़े रह रहा था, जिसकी वजह से पेड़ की डाली हिल रही थी। हशमत ने देखा वह एक छोटा हाथी था, बिल्कुल बच्चा। 2 दिन तक पानी नीचे न उतरा। हशमत और सलीमा पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते रहे। हशमत पेड़ की नरम पत्तियां और कोमल डालियां तोड़कर हाथी के बच्चे की ओर फेंकता। छोटा हाथी उन्हें सूंड में पकड़कर गटक लेता और कृतज्ञ भाव से हशमत की ओर देखता। आपको सवाल ये भी आ सकता है कि छोटा हाथी डैश भाव से हशमत की ओर देखता। किस भाव से? गुस्से की भाव से, खुशी की भाव से, कृतज्ञता की भाव से, या फिर रोने की भाव से। ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है। आपको सही शब्द यानी कि कृतज्ञ भाव से पता होना ज़रूरी है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होता गया। हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतरे, हाथ पांव सीधे किए और एक जगह ऊंची सूखी जमीन देखकर रुक गए। हाथी का बच्चा भी साथ साथ ही था। हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ, अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया। यहाँ पे आपको पता चलता है कि धीरे धीरे 2 दिन बाद बाढ़ का पानी कम हो गया था और हशमत और सलीमा पेड़ से नीचे उतर गए थे, क्योंकि पानी ज़मीन से उतर चुका था। और हाथ पांव सीधे करने के बाद उन्होंने देखा कि वह हाथी का बच्चा भी उनके साथ साथ ही है। तो हशमत ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और बोला, कल्लू मियाँ, यानी कि उसने उसको एक नाम दिया, जो नाम था कल्लू मियाँ, जो हमारे पाठ का नाम भी है। कल्लू मियाँ, अब अपने घर जाओ। पर वह नहीं गया।
पर वह हाथी का बच्चा अपने घर नहीं गया, वहीं रुका रहा। कल्लू मियाँ ने तो हशमत के साथ रहने का निश्चय ही कर लिया था। अब उस छोटे से हाथी के बच्चे ने क्या निश्चय कर लिया था कि वह हशमत के साथ ही रहेगा। हशमत ने झोपड़ी बनाई। अब क्योंकि उनकी झोपड़ी बह गई थी, हशमत ने फिर झोपड़ी बनाई। कल्लू ने बहुत मदद की, इधर उधर से भारी भारी लकड़ियाँ ले आता, सूंड से मिट्टी की दीवार सीधी कर देता। इस तरीके से कल्लू मियाँ ने यानी कि उस छोटे से हाथी ने हशमत की बहुत मदद की। धीरे धीरे हशमत और सलीमा की गृहस्थी जमने लगी। गांव के अन्य लोग ऊंची धरती देख उस पर अपने घर बनाने लगे। अच्छा खासा गांव बस गया, खेती बाड़ी होने लगी। अब धीरे धीरे जो हालत है बाढ़ की उसके बाद की वह सुधरने लगी थी। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे, ऊंची जगह देखकर अपना घर वहाँ पे फिर से बसाने लगे थे और अच्छा खासा वह गांव बस गया था वहाँ पर, क्योंकि सारे लोगों ने अपने घर वहाँ पर बना लिए थे और वहाँ पर खेती बाड़ी भी लोगों ने करना शुरू कर दी थी। कुछ वर्ष बीत गए, कल्लू बड़ा हो गया, उधर हशमत के भी बच्चे हो गए। वह इधर उधर कुछ काम करके सबका पेट भरता, हाथी जंजीर से बंधा रहता। अब कुछ साल ऐसे ही बीत गए, कल्लू बड़ा हो गया, यानी कि वह हाथी जो छोटा बच्चा था वह बड़ा हो गया। उधर हशमत के भी बच्चे हो गए, वह इधर उधर कुछ काम करके ये सारे लोग अपना पेट भरते, हाथी जंजीर से बंधा रहता। कल्लू मियाँ जो थे, जो हाथी था, वह जंजीर से बंधा रहता। गांव के बच्चे कल्लू से खेलते, उसके लिए गुड़ चावल केले आदि ले आते। गांव के बच्चे क्या करते, कल्लू के साथ यानी कि उस हाथी के साथ खेलते और उसके खाने के लिए गुड़ चावल केले ले आते। सलीमा वह सब अपने बच्चों के लिए रख लेती और कल्लू के आगे रूखा सूखा कुछ डाल देती। सलीमा क्या करती, जो गांव के बच्चे हैं कल्लू के लिए जो गुड़ केले आदि चावल जो ले आते वो अपने बच्चों के लिए रखती और कल्लू के आगे कोई भी रूखी सूखी चीज़ें खाने के लिए डाल देती। कल्लू हशमत से बहुत प्यार करता था, वह भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। कल्लू क्या करता था, हशमत से बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब वह छोटा था, जब वह बह रहा था तो उसकी मदद हशमत ने की थी, उसको खाना हशमत ने दिया था, तो वह उससे बहुत प्यार करता था। भूखा रहने पर भी हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता। जिस तरीके से सलीमा उसको रूखा सूखा देती और वो भूखा ही रह जाता, फिर भी इसके बावजूद भी वो हशमत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। हशमत कभी कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने जाता तो कल्लू को साथ ले जाता। उस दिन कल्लू की पिकनिक हो जाती। उस दिन उसको जंजीरों से निकालकर कहीं घूमने का अवसर भी मिल जाता। वह जी भरकर ताल तलैया में नहाता और जंगली फल पत्ते खाता। एक बार हशमत बीमार पड़ गया, कई दिन उसे उसका बुखार नहीं उतरा। अब एक बार क्या हुआ, हशमत बीमार पड़ गया, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा। सलीमा 2-4 दिन कल्लू को कुछ रूखा सूखा देती रही, पर उससे उसका पेट नहीं भरता था। सलीमा अपने बच्चों को खाना देती तो वह उसे उदासी से देखता और जोर जोर से चिंगारता, क्योंकि उसे भूख लगती। एक दिन सलीमा ने उसकी जंजीर खोल दी, बोली भाग यहाँ से, अपने खाने को तो है नहीं, तुझे कहाँ से खिलाऊं। तो सलीमा ने एक दिन क्या किया कि उसके पैरों की जंजीर खोल दी और उसे कहा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हमारे पास अपने खाने के लिए तो कुछ नहीं है और तुम्हारे लिए खाना मैं कहाँ से लाऊं। कल्लू छूट कर सीधा हशमत की चारपाई के पास जा पहुंचा। कल्लू जब वहाँ से छूटा, जंजीरों से छूट गया, तो सीधा कहाँ गया, हशमत की चारपाई के पास जा पहुंचा। हशमत सब समझ गया, वह गिरता पड़ता उसके साथ चल पड़ा। हशमत सब समझ गया कि सलीमा की वजह से वह बहुत ही परेशान है और अब सलीमा चाहती है कि ये कहीं चला जाए। तो कल्लू ने उसे अपनी सूंड से उठाया और मस्तक पर बिठा लिया। वह तेज़ी से एक और बढ़ चला तो हशमत ने क्या किया, हशमत सब कुछ समझ गया, अब इसे घर से निकालने वाले हैं, तो वह भी उसके साथ चल पड़ा और कल्लू ने भी उसे अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया और वह तेज़ी से एक और बढ़ा चला। अब दोनों भी घर से जा चुके थे, तो वह जाते जाते आगे एक गांव पड़ा, वहाँ मेला लगा था। बच्चे हाथी देखकर तालियां बजाने लगे। किसी ने हाथी के लिए केलों का एक गुच्छा दिया। एक बालक अपने पिता से जिद करने लगा, मैं हाथी की सवारी करूँगा। हशमत बोल उठा, हाँ हाँ अवश्य। उसने बच्चे को उठाकर हाथी पे बैठा दिया। अब वहाँ पे एक बच्चा जिद करने लगा हाथी की सवारी की, तो हशमत ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर
2-4 बच्चे और भी तैयार हो गए कि उन्हें भी हाथी की सवारी करनी है। अब ये तो अच्छी बात हुई, इसी द्वारा वह क्या कर सकता था, कुछ पैसे भी कमा सकता था। हशमत ने कुछ सोचा और कहा 1-1 रुपए में सबको हाथी पर बैठाकर सवारी कराऊंगा। अब उसने कहा कि अगर आप मुझे 1-1 रुपया दोगे तो हर बच्चे को 1-1 रुपए में हाथी की सवारी करवाऊंगा। दिन भर यही चलता रहा। उस दिन हशमत और कल्लू ने खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाया। अब दिन भर उन्होंने जो पैसे कमाए थे, उनके पास पैसे आ गए थे जिससे वे खाना भी खरीद सकते थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाया। शाम होने को थी। हशमत ने घर जाने की तैयारी की। जब शाम हो चली थी तो हशमत ने क्या की, सारे पैसे इकट्ठा कर खाना वाना खाकर घर जाने की तैयारी की। बची हुई भोजन सामग्री भी काफ़ी थी। जो बचा हुआ सामान था, जो खाने का सामान उन्होंने लिया था, उसमें खाकर बचा हुआ सामान बहुत सारा था, तो वो भी जेब में लगभग 50 रुपये भी थे। और आज की जो कमाई थी उसमें से सब सामान खरीदने के बाद भी 50 रुपये बचे थे। तो ये सब लेके वह घर की ओर रवाना हुआ। हशमत घर पहुंचा। बच्चे भूख से बेहाल थे। जब हशमत घर पहुंचा तो बच्चे क्या थे, भूख से बेहाल थे, बहुत ही भूखे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। सलीमा परेशान थी। तभी भोजन की सुगंध सबकी नाक तक पहुंच गई। तभी जो ये लोग बचाकर भोजन सामग्री लाए हैं उसकी खुशबू उनके नाक तक पहुंच गई। सभी प्रसन्न हो भोजन खाने लगे। हशमत ने सलीमा से कहा, 50 रुपये भी लाया हो, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। तो हशमत ने सलीमा से कहा कि इतना ही नहीं, सिर्फ खाना ही नहीं, मैं 50 रुपये भी लाया हूँ और इससे हम कुछ दिन तो हमारा खाना पीना हम निकाल ही लेंगे। हशमत ने सलीमा से कहा, 50 रुपये भी लाया हो और कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे, और जानती हो यह सब अपने कल्लू मियाँ के कारण ही मिला है। और उसे यह बात बताई कि जिस हाथी को तुम भगाना चाहती हो, ये सब कुछ उसी की वजह से मिला है। सलीमा ने प्यार से कल्लू को सहलाया और हाथ की मिठाई उसकी ओर बढ़ा दी। तो सलीमा ने क्या किया, यह देखकर कि आज हम भूख से बेहाल है पर हमें खाना और पैसे मिले हैं, उसी हाथी के चलते जिसको मैं खाना ही नहीं देती थी या फिर जिसको मैंने मारकर भगाया भी था। कल्लू ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, तुम खा लो, आज मेरा पेट बहुत भरा है। तो कल्लू ने जबकि पहले ही बहुत अच्छा भोजन खाया था, तो उसने अपना सिर हिलाया, कह रहा हो कि अब तुम खा लो, आज मेरा पेट बहुत भरा है। तो देखा आपने, ये थी हमारी कल्लू मियाँ की कहानी। जानवर कितने मासूम होते हैं। एक बार अगर आप उनके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करो तो आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे बस प्यार के भूखे होते हैं और आपकी किसी भी की हुई बात का बुरा नहीं मानते, वो भूल जाते हैं। जिस तरीके का व्यवहार सलीमा ने उसके साथ किया था, उसके बावजूद कल्लू मियाँ ने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया। तो देखा आपने, ये थी कल्लू मियाँ की कहानी, जो कि एक हाथी था। तो बच्चों, इस पाठ के भी शब्दार्थों को आपको याद करना है, क्योंकि इस शब्दार्थ के भी सवाल आपको आपकी परीक्षा में दिए गए हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सही से याद करने हैं और सही से आपको इस कहानी को भी पढ़ना है, ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, सही पर्याय चुनो, उसके जवाब आपको आ सके। अब बच्चों, सवाल मैंने जैसे आपको बताया किस तरीके के होंगे। वर्षा का केरल राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम यहाँ पे हमारा सवाल हो सकता है कि केरल राज्य डैश की चपेट में आ गया। किसकी चपेट में आ गया? तूफान की चपेट में आ गया, सूखे की चपेट में आ गया, वर्षा की या बाढ़ की? तो हम बाढ़ की चपेट में आ गया लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप वर्षा भी लिखते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि हमारी कहानी में बाढ़ की चपेट में यह वाक्य दिया गया है। इसी तरीके से आपको ध्यान से सारे प्रश्नोत्तर भी याद करने हैं और कहानी भी पढ़नी है। बच्चों, कहानी के क्रम भी आपको याद करने हैं। उसके बाद आप ये चीज़ भी सही से पढ़ेंगे, विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखो। आपको अगर वहाँ पे दिया गया है प्रश्न और उसका शब्द दिया गया है, जैसे उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, अगर मैंने वहाँ पे बहुत दिया है तो आप 2 वहाँ पे चेक बॉक्सेस होंगे, विशेषण और विशेष्य। अगर बहुत विशेषण है तो आप बहुत पर टिक करेंगे और विशेष्य है तो वहाँ पर। परंतु बहुत क्या है? विशेषण है। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण होता है जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, और विशेष्य वो कि किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। यहाँ पे लिखा गया है
उस वर्ष बहुत वर्षा हुई, यानी कि हम वर्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्षा विशेष्य है। और विशेषण का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देना, ठीक है, उसकी स्पेशल चीज़ बताना, उसकी विशेष बात बताना, जो कि बहुत है, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो वर्षा के बारे में बात की जा रही है, इसलिए वो विशेष्य है, और विशेषण क्या है, बहुत, ठीक है, एडजेक्टिव। तो इसी तरीके से आपका सवाल आएगा और आपको उस तरीके से विशेषण और विशेष्य एग्जाम में भी पहचान कर सही बॉक्स में क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स में टिक करना होगा। लिंग बदलो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, पति पत्नी हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग में आए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाओ, परेशान परेशानी, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है योजक शब्द, जिसे कहते हैं, योजक शब्दों का मतलब बच्चों क्या होता है, जिसे हम कंजंक्शंस कहते हैं, जो दो चीज़ों को, दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ पे दो चीज़ें क्या है, बादल गरजे डैश वर्षा नहीं हुई। अब बादल गरजे वर्षा नहीं हुई, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक शब्द से हमें जोड़ना है, जिसे हम योजक कहते हैं। अब देखो क्या हो सकता है, बादल गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, और वर्षा नहीं हुई, या वर्षा नहीं हुई क्योंकि वर्षा नहीं हुई, या इसलिए वर्षा नहीं हुई। या यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको आपको सोचना है, बादल गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, ठीक है। दूसरा है हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई डैश बाढ़ आ गई थी। क्या होगा यहाँ पे, हशमत मियाँ की झोपड़ी बह गई क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बाढ़ आ गई थी। हशमत डैश कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया। हशमत और कल्लू ने, हशमत और कल्लू दोनों शब्दों को जोड़ने वाला यानी कि योजक शब्द है। और आपको एग्जाम में आ सकते हैं ये सारे सवाल, आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हशमत डैश कल्लू ने खूब बढ़िया खाना खाया, आपके ऑप्शंस होंगे और या क्योंकि, तो दोनों में से और सही है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। सलीमा कल्लू को रूखा सूखा खिलाती डैश उसका पेट नहीं भरता। क्या होगा, परंतु और या क्योंकि इसलिए में, इसलिए उसका पेट नहीं भरता था। कल्लू सोचने लगा कि वह हशमत के साथ रहे डैश जाए। क्या होगा, रहे या जाए। बच्चों आपको इस योजक को, इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है कि किस तरीके से योजक जो शब्द है वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो पंक्तियों को जोड़ते हैं, ठीक है। और ये शब्द कौन कौन से हैं योजक, परंतु, और, या, क्योंकि, इसलिए, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी ख़त्म होती है और इसके बाद आपको पढ़नी है हमारी एक अगली कविता, जिसका नाम है घर प्यारा। बच्चों अब आप कविता को किस तरीके से पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए आप कविता को पूरी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको एक ऐसा भी सवाल है जिसे कहते हैं कविता पूरी करो या फिर सही शब्द चुनकर कविता को पूर्ण करो। इसका मतलब है अगर आपको पूरी कविता याद है तभी आप इस 5 मार्क को ले पाएंगे, कविता सही से पूरी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रश्न इस तरीके से हो सकता है, सदा यही तो कहती हो माँ घर डैश हमारा अपना, घर डैश हमारा। तो आपको क्या 4 ऑप्शंस में से आपको या फिर 2 ऑप्शंस में से आपको सही शब्द चुनना है, जो कि है सिर्फ घर नहीं हमारा अपना, घर है हमारा अपना, घर सिर्फ हमारा अपना, घर लेकिन हमारा अपना। ये 4 शब्दों में से सही शब्द क्या होगा, सिर्फ हमारा अपना। तो इसी तरीके से आपको कविता याद करनी है। जैसे अगर हम आपको ये सवाल दें कि देखो तो देखो तो कैसे डैश खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो तो चूहे कैसे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। आपको इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स या फिर डिटेल्स आपको कविता की याद करनी है, कविता को याद करना है। जैसे कि पकड़म पकड़ी कौन खेल रहा था, पकड़म पकड़ी चूहे खेल रहे थे। कौन टहल रहा था, मच्छर टहल रहे थे। मकड़ी मस्त कौन पड़ा था, मकड़ी मस्त पड़ी है। तो इसी तरीके से आपको कविता याद करनी है। आइए एक और बार हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। घर प्यारा।
सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि यह घर सिर्फ हमारा नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें और भी रहते हैं। अब वह कौन कौन लोग रहते हैं, इसी बात को समझा रहा है बच्चा अपनी माँ को उदाहरणों के साथ कि कौन कौन यहाँ रहता है वह बता रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, यानी कि घर में चूहे भी रहते हैं। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी, यानी कि मच्छर भी यहाँ रहते हैं और मकड़ी भी यही रहती है हमारे घर में। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और क्या कह रहा है वो बच्चा कि अरे छिपकली को तो देखो कि कैसे गश्त लगाती है, कैसे यहाँ वहाँ टहलती है, कैसे यहाँ वहाँ चलती रहती है खाने की तलाश में, और कतारे बांधे बांधे और एक लाइन में कैसी चींटियाँ दौड़ी जा रही है। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और क्या कह रही है वो बच्चा कह रहा है, और उधर आंगन में देखो तो पंछी कैसे एक दूसरे से झपट रहे हैं, और दीदी और मुझ जैसे भाई बहनों जैसे कैसे किसी बात पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और यह देखो कॉकरोच भी दिन रात क्या यही न रहते, क्यों रहते ये इस घर में जो इसे न अपना घर समझते। और वह बच्चा क्या कह रहा है कि इस कॉकरोच को भी तो देखो कि दिन रात वह यही नहीं रहता हमारे घर में हमारे साथ, और क्यों रहता अगर वो इसको अपना घर नहीं समझता, यानी कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं उसका भी है। और कॉकरोच को हमने बताया था इस कविता में क्या कहते हैं हिंदी में, तिलचिट्टा कहते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इसीलिए मैं माँ कहता हूँ कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, ये जो सारे जीव जंतु यहाँ रहते हैं ये घर उन सभी का भी है। अब यह कविता लिखी है दिव्यक रमेश इस कवि ने। तो बच्चों इस कविता को आपको पूरी तरीके से याद करना है, तभी आप जाके इस कविता की पंक्तियाँ पूरी कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और आपको शब्दार्थ भी पढ़ने हैं ताकि आपको शब्दार्थ का जो सवाल है उसको आपको हल करने आ सके। इस मौखिक और लिखित प्रश्नों को भी आप पढ़ेंगे, हो सकता है इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए, जैसे यह कविता डैश के बारे में है, किसके बारे में है, हमारे घर के बारे में है। इस तरीके से सवाल भी आपको आ सकते हैं। तो आप कविता की पंक्तियाँ पूरी तरीके से याद करेंगे। अब यहाँ पे एक और दिया गया है, चूहा कहाँ रहता है, बिल में, छिपकली दीवार पर, ये भी आपको याद करना है। बच्चों जो पर्यायवाची शब्द है, हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग्स में आए, तो आपको पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे पंछी दिया गया है तो मैच द फॉलोइंग के ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि उसका जवाब क्या होगा, विहग है या खग है, दोनों में से कोई भी दूसरे ऑप्शंस में हो तो आपको उस पर क्लिक करना है। माँ, जननी, घर, गृह, रात, निशा या रजनी। ठीक है, एक वचन बहुवचन भी उसी तरीके से आप याद करेंगे। संज्ञा और क्रिया शब्द भी आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा शब्द जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज़, वस्तु, भाव का नाम, जगह का नाम। क्रिया होती है किसी भी चीज़ की एक्शन। ठीक है, उस तरीके से आपको ढूंढना है और पढ़ना है। तो बच्चों इसी के साथ आपका इस कक्षा 5 का परीक्षा का रिवीजन ख़त्म होता है। ये अपठित गद्यांश तो आपको इसी में सॉल्व करना था, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये एक परीक्षा में नहीं आएगा। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न उत्तर याद करने हैं, कविता पूरी याद करनी है और आपको कहानियाँ पता होनी चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स हल कर पाएंगे। तो बच्चों आज की इस कक्षा में, हिंदी की रिवीजन कक्षा में इतना ही। आपको ये सारे सवाल जवाब जो है, कहानी जो है पढ़कर याद करनी है। जब हम आपकी जूम क्लास लेंगे तो आपको एक रैपिड फायर क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी से आपको अनुभव होगा कि किस तरीके से आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और अच्छी तरीके से तैयारी करना, और हिंदी की परीक्षा में उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। धन्यवाद।